The Art of Acting लेक्चर सीरीज अभिनय कला का सहज मार्ग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 69वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैंने कल बात करी थी कि जो है हम अभिनय कला के उद्भव के संदर्भ में आज कुछ बात करेंगे, उस आधार पर जिस आधार पर विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो विज्ञान के क्षेत्र में या मानव शास्त्र के क्षेत्र में जो है सर्वमान्य है एक तरीके से, क्योंकि उसी आधार पर मानव सभ्यता के तमाम चरणों का जो है प्रामाणिक अध्ययन किया गया है। और वो भले ही वो प्रामाणिक अध्ययन पूर्णतया न हो, लेकिन जिसको हम अंग्रेजी में हाइपोथेसिस कहते हैं, एक अवधारणा की स्थापना तो हुई ही है। तो नाटक की उत्पत्ति कब हुई होगी, नाटक से पहले अभिनय की उत्पत्ति कब हुई होगी, और अभिनय क्या है? अभिनय एक प्रकार का जो मनुष्य के परिचयात्मक लक्षणों में हमने अभिव्यक्ति का जो शब्द का जो संज्ञान लिया है, उसी के भीतर अभिनय भी आता है। लेकिन उससे पहले अभिव्यक्ति क्या रही होगी, अभिनय से पहले इस पर बात करना जरूरी है। और जब किसी विषय की उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसकी उत्पत्ति के समय जो परिस्थिति रही है, जो देश काल रहा है, जो परिस्थिति रही है, उसका पहले तार्किक अध्ययन करते हैं, ताकि उसी आधार पर उस विषय की उत्पत्ति के बारे में भी या तो जानकारी मिलती है या अवधारणा स्थापित होती है। अब जैसा कि विद्वान जन कहते हैं कि बिल्कुल मानव सभ्यता के प्रारंभिक दौर में मनुष्य एक प्रकार से बिल्कुल वन्य जीव ही था, प्रकृति के संसर्ग में रहने वाला अन्य जीवों की तरह ही एक जीव। हाँ, कि उसकी वो, लेकिन उसकी जो मैं 7 विशेषताएं बार बार कहता हूँ, जिनको विशेषता न कहकर मैं परिचयात्मक लक्षण कहता हूँ, वो मनुष्य के साथ नैसर्गिक रूप से प्रथम क्षण से ही साथ में जुड़े हुए थे। लेकिन परिस्थिति क्या थी उसकी? शैशवावस्था में था वो, लगभग एक तरीके से वो पशुवत ही था। तो क्या था वो? जंगली जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर भोजन के लिए निर्भर रहता था। मौसम से बचने के लिए वो पेड़ों की छाल या पत्तों का आवरण से अपने को ढकता था और झुंड में रहता था, भीड़ में, झुंड में या समूह में। हालांकि समूह झुंड का एक थोड़ा सा परिष्कृत रूप है, लेकिन लगभग एक ही बात है। झुंड में यानी समुदाय या समाज जैसी किसी भी संरचना का कोई अस्तित्व नहीं। अब उसमें उसकी जो योग्यता थी वो क्या थी? वो बोल भी नहीं पाता था, यानी भाषा भी नहीं थी। वो इशारों से या कुछ ध्वनियों से काम चलाता था, ठीक है। और जंगली पशुओं का, जंतुओं का शिकार करके जो है खाता था, अपनी भूख मिटाता था। कालांतर में आग के आविष्कार के बाद उसने शिकार को भूनना भी सीख लिया, और शिकार यानी किसी जीव जंतु को मारने के लिए, उसका शिकार करने के लिए पत्थरों के कुछ नुकीले औजारों का भी निर्माण उससे हो गया था, या तमाम तरह के वृक्षों के डंडे, नुकीली चीज़ें, ये सब भी जो आज भी हम देखते हैं अफ्रीका के तमाम सारे देशों में जो आदिवासी समुदाय है, ये जंगलों के बहुत निकट रहते हैं, तो उनके शिकार करने के तरीके आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र हैं उनसे हटकर भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अभिव्यक्ति पर। अब फिर से मेरी पुरानी बातों को याद करिए। हमने कहा था मनुष्य जो भी महसूस करता है, जो भी सोचता है,
जो भी बोलता है या जो भी करता है, उसके पास, उसके पीछे, उसके कारण रूप में या तो इच्छा होती है या ज़रूरत होती है, या प्रतिक्रिया होती है या किसी बात का प्रभाव होता है। प्रतिक्रिया और प्रभाव के अनुसार कुछ काम करने, सोचने, बोलने, महसूस करने या कार्य करने के पीछे भी या तो इच्छा होती है या ज़रूरत होती है। इसलिए मूल रूप से हम दो कारणों को मानते हैं, इच्छा और ज़रूरत। ठीक है। अब आपको याद होगा या हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे प्रारंभिक कक्षा की किताबों में, गुफाओं में चट्टानों के ऊपर रेखांकन मिलते थे प्रागैतिहासिक काल के, यानी मनुष्य के उस युग के जब वो बिल्कुल या 100% पशुओं की तरह जीवन जीता था। तो उस समय जो है बनाए हुए रेखा चित्र मिलते हैं। अब ये सीधी सी बात है कि जानवरों ने नहीं बनाए होंगे, मनुष्य ने ही बनाए होंगे। तो मनुष्य ने क्यों बनाए होंगे? या तो इच्छा रही होगी या ज़रूरत रही होगी। ठीक है, इच्छा रही होगी। क्या है इसके पीछे? मनुष्य को सृजन करने में आनंद आता है। वो किसी चीज से प्रभावित होकर, इस बाह्य जगत से या अंतः प्रेरणा से प्रभावित होकर, अनुप्रेरित होकर कुछ रचने की प्रवृत्ति मनुष्य में है, और रचकर अपनी रचना से सुख पाने की प्रवृत्ति मनुष्य में है। एक कारण तो ये रहा होगा, लेकिन किसी भी काम को रचने के लिए कहीं न कहीं से प्रेरणा आनी चाहिए, या तो मन से या बाहर जगत से। तो वो जो किसी जानवर जैसा चित्र मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो साफ साफ इससे ये जाहिर होता है कि उस व्यक्ति ने कुछ देखा होगा और उसके मन में कुछ क्रिएट करने की, उस जैसा बनाने की कुछ इच्छा पैदा हुई होगी। तो किसी पत्थर से या नुकीली चीज से उसने चट्टान पर, पत्थर पर वो चित्र जैसा भी वो बना हुआ है उकेरा होगा, और उसको देख के प्रसन्न हुआ होगा, और इशारों से दूसरों को भी कुछ बताया होगा, देखो मैंने बनाया है कुछ, है ना। इच्छा, भाई मन में तो बात रही ना, भले शब्द नहीं रहे, भाषा नहीं रही, मन तो रहा। ठीक है, ये इच्छा रही हो सकती है। जरूरत क्या रही हो सकती है? अगर इच्छा न रही हो, जरूरत रही हो केवल, तो जरूरत ये रही होगी कि भाई कहीं उसने ऐसी चीज देखी होगी, उसको डर लगा होगा, या ये समझता होगा कि भाई जो है इससे कुछ नुकसान होने वाला हो सकता है, और दूसरे लोगों को समझाना है कि इस तरफ ये चीज है। तो न केवल इशारों से समझाया जाए, बल्कि बनाकर भी समझाया जाए, ताकि बात का ज़्यादा प्रभाव पड़े। तो इस कोशिश में भी उसने बनाया होगा। तो ये उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन ज़रूरत के पीछे ज़रूरत और इच्छा मिली भी हो सकती है। ये नहीं कि जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ इच्छा नहीं है। अरे इच्छा नहीं होगी तो फिर वो बनाएगा ही नहीं, ज़रूरत होकर भी नहीं बनाएगा, क्यों? बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो इच्छा का अस्तित्व तो है, यानी इच्छा यहाँ पर प्रेरणा की बात हो जाती है, अनुप्रेरणा, है ना, करने की इच्छा। ठीक, तो ये बातें रही होंगी, तो लोगों का आगाह क्या होगा। अब ये ऐसी बात थी, सीमित बात थी कि हाँ, इसमें इशारों के साथ साथ रेखा चित्र से बात कम्युनिकेट हो जा रही है, भाषा न होने के बावजूद। या कुछ ध्वनियाँ भी इस्तेमाल हो जाती होंगी, प्रसन्नता मूलक ध्वनियाँ, आक्रोश मूलक ध्वनियाँ, दुख मूलक ध्वनियाँ, भय मूलक ध्वनियाँ, आश्चर्य मूलक ध्वनियाँ, वीरत्व मूलक ध्वनियाँ, घृणा मूलक ध्वनियाँ। ये तो मनुष्य के भीतर हेरिडिटी है। जब तक बच्चा भाषा नहीं जानता, तब भी वो अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग मनोदशाओं, अलग अलग ध्वनि करता है। नहीं, बच्चा करता है, ये सब बच्चा करता है। क्या है? मन के भाव के अनुरूप जो है ध्वनि स्वतः पैदा होती है। तो इसी प्रकार के उस समय भी रहा होगा, और उनका जीवन, रोजमर्रा का जीवन इस तरीके से चलता चला जा रहा होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई होगी कि जब केवल इशारों से बात नहीं बन पा रही होगी, इशारों के साथ ध्वनि मिला के भी बात नहीं बन पा रही होगी, इशारे और ध्वनि के साथ साथ रेखा चित्र बनाकर भी बात नहीं बन पा रही होगी, यानी दूसरे तक संप्रेषित नहीं हो पा रही होगी, समझाया नहीं जा पा रहा होगा। तो ऐसा कब हुआ होगा? यानी
घटना जब ज़्यादा लंबी चौड़ी हुई हो, ज़्यादा समय और स्थान उसने जो है ऑक्यूपाई किया हो, कंज्यूम किया हुआ हो, ज़्यादा समय और स्थान में कहीं बहुत ज़्यादा क्रिया या गतिविधियां हुई हों, तो ये अब इसमें मतलब जो समस्या पैदा हो गई होगी कि भाई इसको मतलब कोशिश तो करी होगी, हो सकता है, लेकिन बात नहीं बन पा रही होगी, और बात इस हद तक नहीं बन पा रही होगी कि आदमी को बेचैन कर रही होगी। जिसको कंधे पर बताने की जिम्मेदारी थी और दूसरे जिसके कंधे पर समझने की जिम्मेदारी थी, है ना, तो दोनों बिल्कुल छटपटा रहे होंगे, कुलबुला रहे होंगे। ऐसी कुलबुलाहट और छटपटाहट और किंकर्तव्य विमूढ़ता की मनोदशा में ही कुछ नया ऐसा रचा गया होगा जिसको नाटक कहा जाएगा, उस घटना की प्रेरणा। इसके साथ साथ शर्त क्या है, जब मैं आपको याद होगा मैं 3 चीजें कह रहा हूं, ज्यादा समय और ज्यादा स्थान को ऑक्यूपाई करते हुए ज्यादा घटनाएं हुई होंगी या ज्यादा परिस्थितियों को भोगा गया होगा। आपको याद होगा नाटक की परिभाषा क्या है, निश्चित समय और स्थान पर। जब मनुष्य को एक ही जगह और एक ही समय में जीवन और संसार से जुड़े हुए किसी भाव, विचार या क्रिया को पुनः प्रदर्शित करने की आवश्यकता पड़ी होगी, यानी निश्चित उद्देश्य से, निश्चित समय और स्थान में, तब इस प्रक्रिया में, इन परिस्थितियों में, इन सीमाओं में जिस रचनात्मकता का आविर्भाव हुआ होगा कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए, वो अभिनय था या नाटक था। क्योंकि नाटक का ही एक इकाई है अभिनय, तो अभिनय और ऑब्लिक नाटक हम दोनों बातें इसमें कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे में ये पैदा हुआ है। और अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी समय, किसी देशकाल परिस्थिति में पैदा हुई मानव समाज के बीच या और कहीं भी सृष्टि में, संसार में पैदा हुई किसी घटना के कारणों की पड़ताल या उसके होने के तर्कों तक पहुंचने की जब बात आती है, तब हमें क्या करना पड़ता है, उस समय की परिस्थितियों का, जीवन क्षमताओं का, गतिविधियों का, कार्यविधियों का तार्किक विश्लेषण अध्ययन करना पड़ता है। तब जाकर जिस विषय की उत्पत्ति के लिए हम विचार या चिंतन कर रहे होते हैं, उस संदर्भ में हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे या पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से मानव शास्त्रियों ने अलग अलग कालखंडों का अध्ययन किया है। प्रागैतिहासिक काल, लौह युग, पाषाण युग, ताम्र युग, जो भी युग हैं, क्योंकि उनके कोई फोटोग्राफ तो हमारे पास नहीं है, उनका कोई वीडियो हमारे पास नहीं है, न कहीं वो लिपिबद्ध है। तो इंसान क्या करता है, विद्वान क्या करते हैं, उस जमाने की गहराइयों में जाकर, हाँ, कुछ पुरातात्विक अवशेष या कुछ चिन्ह उपलब्ध होते हैं, तो उन चिन्हों और अवशेषों के आधार पर भी वो तर्कसंगत अध्ययन और विश्लेषण करते हैं, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो आज मैं आपको ये काम दे रहा हूँ, कल मैं विश्राम लूँगा, कल शाम को एक वेबिनार में या ऑनलाइन एक वक्तव्य देना मुझे काफ़ी लंबे समय तक, 7 बजे, तो आप लोगों को फेसबुक से पता चल जाएगा। अगर आप लोग देखना सुनना चाहें तो देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो परसों आप अपनी तरफ से जितनी बात मैंने की, अपनी तरफ से सोच समझ के मेरे साथ बैठिएगा, देखें किसकी सोची हुई बात मेरे से मिलती है। और मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग बहुत सही सोचेंगे, और सही सोच पाएँ या न सोच पाएँ ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपने खुद को सोचने की प्रक्रिया में डाला, यही सबसे महत्वपूर्ण है। परिणाम अच्छा निकला, बुरा निकला, सही निकला, गलत निकला, ये बिल्कुल अलग बात है। परिणाम धर्मी होकर ही अगर हम काम करेंगे तो हमारा जो काम जो है गहराई और व्यापकता के साथ नहीं हो पाएगा। हम केवल परिणाम को केंद्र में रखकर वही करने लग जाएंगे, बाकी अनुभव नहीं होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बहुत प्रचलित है, शायद मैं पिछले किसी एपिसोड में भी कह चुका हूँ कि वो अपने प्रयोग में 100वीं बार में सफल हुए थे। तो उन्होंने ये लिखा था कि मैं 99 बार असफल नहीं हुआ,
99 बार भी मैं सफल ही हुआ, और ये जानने में सफल हुआ कि ये इस तरीके से नहीं हो सकता है। मैंने ये जाना, उसने ये जाना, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। इसी तरीके से हम भी, अगर मान लिया हम रिजल्ट पर नहीं पहुंचते, परिणाम गलत हो जाता है, लेकिन हमें तो ये भी तो पता चलेगा ना ये परिणाम क्यों गलत हुआ, हमने क्या किया था इसलिए ये गलत हुआ। इतना तो हम जान गए, ये जान गए कि इस तरीके से गलत हो गया। लेकिन हम अपने आप को काम की प्रक्रिया में ही नहीं डालेंगे तो गलत होगा या सही होगा, गलत से भी सीखना है और सही से भी सीखना है, सीखना ही होगा। तो हम काम करेंगे ही नहीं तो हमारे सीखने की तो संभावना खत्म हो जाएगी, ना गलत से ना सही से। ठीक है, इसलिए बात ये कहना मैं चाहता हूँ कि आप अपनी अपनी तरफ से, जिस प्रकार से मैंने आपको जो है कुछ सूत्र पकड़ाए हैं, सोचने के लिए कुछ मार्ग सा दिखाया है, उस तरीके से सोचिएगा। फिर परसों देखते हैं कि आपकी और मेरी बात में कितना साम्य है, कितना अलग है। तो मैं तो ये जानूंगा कि अच्छा, अलग अलग तरीके से भी कुछ सोचा जा सकता है। और अगर आप चाहें तो एक काम ये कर सकते हैं, आप 2-2, 3-3 लाइन में अपना सोचा हुआ, कल आप सोचिए, परसों सवेरे से जो है हमारे मैसेंजर के इनबॉक्स में या हमारे टाइमलाइन में या मेरी इस पोस्ट के साथ, ये जो इस पोस्ट के साथ जो है आप रिएक्शन दे दीजिएगा। हमने ये सोचा है, हमने वो सोचा है। ठीक है।